हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं, आज हम दिल्ली पुलिस वाहन चालक भर्ती के संबंध में जो ये क्लास है वो लेने वाले हैं। दोस्तों, राज एजुकेशन हमारा चैनल है। आप हेल्पलाइन पे किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, जिस पर आपको ड्राइवर वैकेंसी से संबंधित कंटेंट मिलता है। चाहे ऑनलाइन कोर्स लेना हो, ई बुक लेनी हो, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक लेनी हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेनी हो, या जो ओल्ड ड्राइवर ऑल PDF नाम से भी हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाना होगा, कोर्स में जाना होगा। कोर्स में जाओगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा ओल्ड ड्राइवर ओल्ड पेपर, ओल्ड ड्राइवर ओल्ड पेपर के नाम से मिलेगा। नाम मात्र के शुल्क पे, यानी कि ₹1 से लेकर ₹1.5 में लगभग आपको ये एक पेपर प्रोवाइड यहाँ पर आपको होता है, तो आप ये ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये हमारी क्लास नंबर 7 है। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो आप पहले हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके ये सारी जो क्लासें हैं देख सकते हैं। आज इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डेफिनेशन यानी परिभाषा। दोस्तों, ये नाम तो इतना सरल है कि आप सोचोगे यार क्या कचरा लेके आए हैं, लेकिन आप इसको एक बार देखने के बाद में आप कहोगे कि ऐसी जानकारी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सच में इतनी एक्सपर्ट जानकारी आपके सामने मैं आज शो करने जा रहा हूं। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 2 ये पार्ट है डेफिनेशन, यानी कि जो चैप्टर किसे कहते हैं? पार्ट को। जो पार्ट होता है उसे हम चैप्टर बोलते हैं, और पार्ट को हिंदी में जो डेफिनेशन है इसको हिंदी में हम परिभाषा कहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहली परिभाषा, यानी कि हम आज इसमें ये जानेंगे कि किस नाम, कोई भी अगर नाम आता है हमारे सामने तो उस नाम की परिभाषा क्या है, उसे कहते हैं किसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं जिसे आपके सामने आ गया कि भाई माल वाहन किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं, मोटर कार किसे कहते हैं, मोटर केब किसे कहते हैं, मैक्सी केब किसे कहते हैं। इस प्रकार से धुरी भार है, एक्सल वेट है, सकल भार है, जो ग्रोस व्हीकल वेट है, इस प्रकार की जो डेफिनेशन होती है उनकी क्या परिभाषा होनी चाहिए, उनका मीनिंग क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं और हम गलत कर जाते हैं। तो हम सारी जानकारी आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस उपबंध की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जहां तक ये अधिनियम लागू होता है। यानी कि क्षेत्र क्या होता है? संपूर्ण भारत में ये जो अधिनियम है वो लागू होता है। क्या? MVA मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, ये जहां पर लागू होगा उसे हम क्षेत्र कहेंगे, और ये भारत में क्या है? संपूर्ण भारत क्षेत्र में लागू होता है। तो इसका मतलब है कि वह क्षेत्र जो मतलब कि हमारी संसद ये कहती है कि ये अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होगा, उसे हम क्षेत्र, इसमें अंग्रेजी में एरिया जिसे कहते हैं, उसे मान्य होता है। तो हम बात करते हैं आगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, वो कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 1989 से। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। मोटर व्हीकल एक्ट कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 1989 से। मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 है, वो 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ था। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 जो डेफिनेशन हमारी, संलग्न यान। संलग्न यान किसे कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिकुलेटेड व्हीकल। से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिसे कोई अर्ध ट्रेलर जुड़ा हो। अब देखो हमारे सामने एक चीज़ आती है कि तो ट्रेलर क्या होता है, एक अर्ध ट्रेलर क्या होता है, सेमी ट्रेलर क्या होता है, संलग्न यान किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संलग्न यान। तो संलग्न यान की ये परिभाषा तो जो हमारे एक्ट में थी वो थी, अब मैंने स्वयं ने बनाई है, यानी कि जिसके साथ ट्रॉली जोड़ी गई हो, यानी कि एक मोटर इंजन व एक बिना इंजन वाला वाहन, ट्रक के साथ ट्रेलर, ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली, इस प्रकार से अगर जुड़ता है तो उसे हम संलग्न यान कहते हैं। यानी कि ट्रक के साथ में ट्रेलर जुड़ता है, ट्रैक्टर के साथ में ट्रॉली जुड़ती है, तो उसे हम संलग्न यान कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, ट्रेलर क्या होता है। ट्रेलर और एक अर्ध ट्रेलर, इनमें क्या फर्क है? दोबारा से बताता हूं मैं। एक तो होता है ट्रेलर, एक तो होता है ट्रेलर, एक होता है अर्ध ट्रेलर, जिसे हम सेमी ट्रेलर भी बोल सकते हैं, अर्ध ट्रेलर। ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? आप कभी कभी क्या देखते हैं, जो ट्रेलर होता है उस ट्रेलर के माना कि इस प्रकार से यहाँ पर पहिए होते हैं, पीछे तो पहिए होते हैं, लेकिन सामने यहाँ पर क्या होता है? एक स्टैंड होता है यहाँ खड़ा करने के लिए। तो जिसके पीछे भी एक्सल है, क्या है? पीछे भी एक्सल हो और आगे भी एक्सल हो, तो वो तो क्या होता है? ट्रेलर होता है। यानी कि ट्रेलर के पास में आगे और पीछे दोनों ओर क्या है? खुद की एक्सल होती है, खुद की एक्सल होती है। जबकि दोस्तों मैं बात करता हूं सेमी जो ट्रेलर होता है, इसमें पीछे की एक्सल, तो पीछे की एक्सल यानी जो पहियों के साथ में जुड़ी होती है, पीछे की एक्सल तो क्या है? स्वयं की होती है, आगे एक्सल नहीं होती। आगे से ये क्या है? किसके साथ में जुड़ा रहता है? ये ट्रैक्टर के साथ में जुड़ा रहता है। अब ट्रैक्टर किसे कहते हैं? ट्रैक्टर एक ऐसी मशीन है जो इंजन के द्वारा किसी चीज को खींचने के लिए, यानी कि नोदन करने के लिए बनाई जाती है। आपको ये शब्द भी कई जगह देखने को है वो मिलेगा, नोदन। नोदन कहते हैं खींचना।
तो ट्रैक्टर हम केवल ये नहीं है कि ट्रैक्टर जो खेत में हम जमीन बोते हैं उसे कहते हैं। ट्रैक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचने के लिए बनाया गया जो इंजन है उसे हम ट्रैक्टर कहते हैं। तो आप जान गए होंगे स्लंगन यान किसे कहते हैं, यानी कि किसी एक ऐसा मोटर यान जिसके साथ में अर्ध ट्रेलर या सेमी ट्रेलर या ट्रेलर है उसके साथ में जुड़ा हो, जैसे कि ट्रक के साथ ट्रेलर और ट्रैक्टर के साथ में ट्रॉली। अब हम बात करते हैं नंबर 3, धुरी भार। धुरी भार अंग्रेजी में कहते हैं एक्सल वेट। एक्सल वेट किसे कहते हैं? जो परिभाषा हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में दी गई है वो देखते हैं। किसी यान की धुरी के संबंध में धुरी भार से उस धुरी के साथ लगे कई पहियों द्वारा उस भूतल पर जिस पर यान टिका हुआ है संप्रेषित कुल भार अभिप्रेत है, अर्थात एक्सल से जुड़े उन पहियों पर लगा कुल भार ही एक्सल भार होता है। अब जो मैंने इसकी डेफिनेशन बनाई है, धुरी भार किसे कहते हैं? एक्सल वेट, एक्सल के साथ जुड़े पहियों पर जो भार है वही एक्सल भार है। यहाँ आपके सामने एक्सल भार का नाम आ जाए तो आप ये सोचना एक्सल से जो जुड़े हुए पहिए होते हैं उन पहियों पर जो भार होता है वही एक्सल भार है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर वाहन भरा हो या खाली हो लेकिन जो भार एक्सल पर है वो धुरी भार कहलाएगा, क्योंकि एक्सल को हम धुरी कह रहे हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, यानी कि वाहन खाली है या भरा है लेकिन जो एक्सल के ऊपर जो वजन आ रहा है वो भार क्या है? एक्सल भार है। तो आप समझ गए होंगे धुरी भार किसे कहते हैं, एक्सल वेट किसे कहते हैं, एक्सल भार किसे कहते हैं, धुरी वेट किसे कहते हैं। ये नाम चेंज है, क्योंकि धुरी को अंग्रेजी में एक्सल कहते हैं तो आप इसको एक्सल वेट कह दो चाहे एक्सल भार कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम नंबर 4 पे चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में आपको जरूर बताना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है कि हाँ सच में अच्छी जानकारी आपको मिल रही है। अच्छी जानकारी मिल रही है नहीं मिल रही इसका आपको पता है वो वीडियो को अंत तक देखने से पता चलेगा। तो मैं आपसे चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र से सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है जो कि किसी मोटर व्हीकल को मतलब कि एक अनुज्ञा प्रदान करता है, प्रमाण पत्र मतलब कि जारी करता है। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप सभी जानते हैं आरसी क्या होता है, यानी कि जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो कोई प्रमाण पत्र जारी करता है उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। अब नंबर 5 पे चलते हैं, मंजिली गाड़ी। मंजिली गाड़ी, यहाँ कंडक्टर की बात हो रही है, सॉरी। मंजिली गाड़ी के संबंध में कंडक्टर से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो यात्रियों से किराया संग्रहित करता है, उनकी मंजिली गाड़ी में प्रवेश करना, उनसे बाहर जाना विनियमित करने और ऐसे अन्य कृत्य करने में लगा हुआ है जो विहित किया जाए। यानी कि गाड़ी से सवारियों को उतारने, चढ़ाने, किराया लेने के लिए दोस्तों जो काम करता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। इसके अलावा जो मेरे अनुसार जो है, अब यहाँ पर बात करते हैं, अर्थात मंजिली गाड़ी केवल यात्री परिवहन हेतु काम आती है। इस बात को आप आज सीख लें। मंजिली गाड़ी को स्टेज कैरिज के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे सामने कई परीक्षाओं में स्टेज कैरिज नाम आ जाता है, हम सोचते हैं यार ये स्टेज कैरिज किस खेत की मूली है, तो हम समझ नहीं पाते। तो आपको यहाँ पर ये सीखना है कि स्टेज कैरिज किसे कहते हैं? मंजिली गाड़ी को। और मंजिली गाड़ी का मतलब क्या होता है? जिसमें हम यात्रियों का परिवहन करते हैं। मंजिली गाड़ी क्या होती है? जिसमें हम केवल यात्रियों का परिवहन करते हैं, यात्रियों को ढोते हैं और उसे ही स्टेज कैरिज कहते हैं। इनमें माल का परिवहन है वो नहीं किया जा सकता। और इसी जो ये मंजिली गाड़ी है इसमें जो कंडक्टर का काम करता है वो दोस्तों क्या काम करता है? किराया लेने का काम करता है और गाड़ियों से जो सवारियां होती है उन्हें उतारने और बाहर निकालने, बाहर जाने के लिए वो मतलब काम करता है। अब हम नंबर 6 की जो परिभाषा है इस पे हम काम करते हैं, देखते हैं। देखिए कंडक्टर अनुज्ञप्ति, हमने पिछले जो परिभाषा इसमें देखा था कंडक्टर किसे कहते हैं। तो कंडक्टर किराया लेने वाला होता है, सवारी को उतारना चढ़ाने वाला होता है, जो मंजिली गाड़ी में काम करता है, या कोई एक ऐसा वाहन जिसमें 6 से अधिक सवारियां बैठने की व्यवस्था होती है तो उन वाहनों में कंडक्टर का होना जरूरी होता है। इसके अलावा कंडक्टर के बारे में आपको अन्य जानकारी में मैं आपको बताऊंगा। कंडक्टर अनुज्ञप्ति, कंडक्टर लाइसेंस का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 3 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति या लाइसेंस जो उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है, यानी कि उसको एक आज्ञा देती है कि आप कंडक्टर के रूप में काम कर सकते हो। कौन करता है? सक्षम प्राधिकारी, यानी कि आरटीओ कार्यालय से। अब हम बात करते हैं कंडक्टर अनुज्ञप्ति जो यात्रियों से भाड़ा या किराया वसूल करता है उसके लिए दिया जाता है। ध्यान रहे कि कोई भी कंडक्टर 1 माह से अधिक समय के लिए बिना लाइसेंस काम नहीं कर सकता। कंडक्टर लाइसेंस के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी है, वो आपको अनिवार्य होता है। अब ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट क्या होता है आप जानते होंगे कि प्राथमिक उपचार जो होता है, यानी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो आपकी जो मतलब प्राथमिक उपचार से संबंधित जो जानकारी होती है वो किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। तो वहाँ पर प्राथमिक उपचार की जानकारी एक कंडक्टर को होना जरूरी है। तो यहाँ पर बात कर ली कंडक्टर अनुज्ञप्ति की। अब हम बात करते हैं ठेका गाड़ी। ठेका गाड़ी के बारे में बात करते हैं। देखें, इसे हम अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज कहते हैं, यानी कि ठेका गाड़ी। ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है। भाड़े या पारिश्रमिक भी इसका मतलब भी मतलब पैसे या भाड़ा होता है, पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और ऐसे यान के उपयोग के लिए संविदा के अधीन
उसमें वर्णित यात्रियों के किसी नियत या तय हुई दर या धनराशि पर कार्य करता है। अर्थात किराए पर ली गई गाड़ी जो बीच में अन्य जगह पर अन्य यात्रियों को न तो उतार सकती है नहीं चढ़ा सकती है। तो ठेका गाड़ी यानी कॉन्ट्रैक्ट केज, यानी कि आपने किसी गाड़ी को किराए पर ले लिया हो तो वह एक ठेका गाड़ी होती है। यहाँ पर देखते हैं मेरी और इससे जो परिभाषा बनाई गई है, आप देख सकते हैं ठेका गाड़ी जिसको हमने खुद के किराए पर तय कर लिया हो और जो रास्ते में अन्य यात्रियों को नहीं बैठा सकती, उसे हम ठेका गाड़ी कहते हैं। ठेका है वो किस हिसाब से होता है, समय के हिसाब से, वो दूरी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हो सकता है। आप कह सकते हैं कि भी 20 किलोमीटर की दूरी है, मैं आपको 500 रुपये दूंगा। एक तो ये होता है, एक समय के हिसाब से कि आपको भी सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का गाड़ी है वो देनी है। तो दोनों प्रकार से ठेका हो सकता है। तो ठेका गाड़ी का मतलब है किराए पर कोई गाड़ी अगर आप लेते हैं जो कि किसी यात्रियों को वहन करने के लिए काम आती है। अब यहाँ पर ठेका गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि ठेका गाड़ी में माल का परिवहन होगा, नहीं होगा। ठेका गाड़ी माल का परिवहन है वो नहीं होगा दोस्तों, इस बात का भी आप है वो ध्यान रखें। हम वैसे कहने को तो हम कह देते कि हाँ हमने यार किसी मतलब माल गाड़ी को है वो ठेके पे लिया है, तो वो माल गाड़ी का ठेके पे लेने की बात है। यहाँ पर केवल ठेका गाड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पर केवल यात्रियों का परिवहन किया जा सकता है। व्यापारी को हम डीलर कहते हैं, आप सभी जानते हैं कौन होता है, जो वाहन को खरीदने और बेचने का कार्य करता है। नंबर 2 है ड्राइवर, आप सभी जानते हैं ड्राइवर भी क्या होता है। ड्राइवर यानी अंतर्गत किसी ऐसे मोटर यान के संबंध में जो किसी अन्य मोटर यान से चलाया जाता है। वह व्यक्ति भी है जो चलाए जाने वाले यान के अनुचालक के रूप में काम करता है, यानी कि किसी वाहन को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो ड्राइवर होता है। हम नंबर 10 जो परिभाषा इसके बारे में बात करते हैं, चालन अनुज्ञप्ति, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके संबंध में है। ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है। अध्याय 2 के अधीन यानी पार्ट 2 में जो वर्णित है, जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटरयान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्ण का मोटरयान शिक्षार्थी से भिन्न रूप से चलाने के लिए प्राधिकृत करता है। शिक्षार्थी यानी जो लर्निंग लाइसेंस के अलावा जो लाइसेंस जारी किया जाता है, जिस श्रेणी के वाहन के लिए जारी किया जाता है, उसे हमें वाहन चालन अनुज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है। हम इसे ड्राइविंग लाइसेंस के नाम से भी जान सकते हैं। अर्थात चालन अनुज्ञप्ति वह प्रमाण पत्र जो उस वर्ग का वाहन चलाने का अधिकार देता है, यानी कि जिस वर्ग का चालन अनुज्ञप्ति है उस वाहन को चलाने का जो हमें अधिकार दे वह प्रमाण पत्र क्या होता है, चालन अनुज्ञप्ति होता है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में हमें कुछ फैक्ट यहाँ पर जान लेते हैं जो आपने कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे। सबसे पहले हल्के मोटर वाहन 20 साल के लिए जारी किए जाते हैं। हल्के मोटरयान जो लाइसेंस होता है वो 20 साल के जारी होता है। भारी मोटरयान है वो 5 साल के लिए जारी होता है। खतरनाक माल वाहन लाइसेंस 3 साल के लिए जारी किया जाता है। हल्के मोटर वाहन लाइसेंस की उम्र के अनुसार अवधि का नियम है वो क्या कहता है, देखें। सबसे पहले देखते हैं हम 18 से 30 की उम्र में लाइसेंस बनवाने की अवधि में आपका 20 साल या 40 साल की उम्र होने तक आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। 30 से 50 साल की उम्र के बीच में अगर लाइसेंस बनवाते हैं तो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। 50 से 55 की उम्र में लाइसेंस बनवाने पर आपका 5 साल या 60 साल की उम्र होने तक आपका ये वैलिड है वो रहेगा। 55 से ऊपर की उम्र में अगर आप लाइसेंस बनवाते हैं तो 5 साल के लिए आपका लाइसेंस है वो वैलिड रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ LMV की, ठीक है। ये सारे जो फैक्ट है वो LMV के हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। जो ये फैक्ट है ये मैंने जो कोष्टक में लिए हैं ये सारे के सारे LMV के लिए दोस्तों, किसके लिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग लाइसेंस इसमें शामिल है वो नहीं है, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखें। अब बात करते हैं शिक्षा संस्था बस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस से ऐसी कोई बस ओमनी बस अभिप्रेत है जो किसी महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था के स्वामित्व अधीन है, यानी उनकी खुद की है, और जिसका उपयोग शिक्षा संस्था के किसी क्रियाकलाप के संबंध में विद्यार्थियों और कर्मचारी वृंद के परिवहन के प्रयोजन के लिए किया जाता है, यानी कि छात्रों को ढोने के लिए या कर्मचारियों को ढोने के लिए काम में लिया जाता हो। आगे हम यहाँ पर परिभाषा जो दूसरी परिभाषा वो देखते हैं, यानी कि शिक्षा संस्था बस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस से ऐसी कोई बस ओमनी बस अभिप्रेत है जो पीले कलर में होती है। ये जो ओमनी बस होगी, शिक्षा संस्था बस होगी, पीले कलर में होगी, जिसके दोनों ओर स्कूल बस नाम लिखा हो वह बस अन्य किराए पर नहीं जा सकती। इस बात का भी ध्यान रखें। 3 फैक्ट आपके यहाँ पर है कि एक तो स्कूल बस होगी पीले कलर में होगी, दूसरा स्कूल बस पर दोनों साइडों में पीले कलर में क्या है, नाम लिखा होगा, सॉरी काले कलर में, और इसके ये बस है वो किसी भी अन्य प्रकार से किराए पर है वो नहीं जा सकती। अब बात करते हैं किराया क्या होता है। किराए के अंतर्गत धनराशियां हैं जो किसी सीजन टिकट के लिए अथवा ठेका गाड़ी के भाड़े की बाबत संदेह होता है, सभी जानते हैं, डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पर बात आती माल परिवहन, गुड्स जो हो जिसे हम कहते हैं, जिसे सामान भी हम कह सकते हैं, सामान का परिवहन करना माल। तो माल किसे कहते हैं, एक्चुअली में आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। माल के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों के सिवाय, यानी कि जीवित व्यक्ति यानी कि आदमी, पुरुष या स्त्रियां हैं वो इसमें शामिल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। माल के अंदर इंसान जो होता है, जीवित इंसान माल के अंदर शामिल नहीं है, मृत होने के बाद में शामिल किया जा सकता है। यान द्वारा ले जाया जाने वाला पशुधन,
और यान में मामूली तौर पर काम आने वाला उपस्कर्षण पिन कोई भी चीज़ है, किंतु मोटर कार में या मोटर कार से संलग्न ट्रेलर में वहन किया जाने वाला सामान या निजी चीज वस्तु या यान में यात्रा करने वाले यात्रियों का निजी सामान इसके अंतर्गत नहीं है। यानी कि माल हम किसे कहते हैं, या तो कोई पशुधन होगा या कोई माना कि कोई सामान होगा, लेकिन इसमें एक तो यात्री शामिल नहीं है, यात्री प्लस यात्रियों का जो निजी सामान होता है, निजी सामान भी इसमें शामिल है, वो नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। पर्सनल केयर के जो सामान होते हैं, जैसे आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, आपके पास में एक छोटा बैग है, तो वो बैग माल के अंदर नहीं आएगा, वो आपका पर्सनल केयर का सामान है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मेरी ओर से जो डेफिनेशन है, यात्री को छोड़कर अथवा यात्री और यात्री के पर्सनल सामान को छोड़कर बाकी अन्य सारा का सारा जो सामान है वो इसमें शामिल किया जाता है। कंडीशन ये है कि इसमें जीवित पशुओं को भी शामिल है, वो किया जाता है। पशु जो होते हैं, जानवर होते हैं, वो माल के अंदर ही आते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि जो माल का परिवहन करते हैं, पशु का जो परिवहन करते हैं, हम किसी ट्रक में या जो गुड्स कैरियर होता है, जो मतलब कि माल ढोने के काम में आते हैं वाहन, उन्हीं वाहनों में हम पशु को ढोते हैं। कभी आपने ऐसा देखा कि यात्री गाड़ी में किसी पशु को बैठाया है? नहीं होता ऐसा। ये मतलब कि गैरकानूनी भी होता है। किसी बस में अगर कोई किसी पशु को बैठा के ले जा रहा है तो ये गैरकानूनी है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसके जुर्माना लगवा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। माल वाहन, अभी हमने बात की थी माल की, कि माल किसे कहते हैं, यानी कि जीवित व्यक्तियों को छोड़कर जो सामान होता है या यात्रियों के सामान को छोड़कर जो सामान होता है वो माल आता है। अब माल वाहन क्या होता है? ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत जो केवल माल ढोने के काम के लिए निर्मित या अनुकूलित है, या ऐसा मोटरयान भी जो ऐसे विनिर्मित या अनुकूलित नहीं है, उस दशा में अभिप्रेत है। यानी कि एक ऐसा मोटरयान जो माल को ढोने के लिए, सीधी सी बात है, माल को जो ढोने के लिए अनुकूलित यान है या जिसका निर्माण किया गया है, वो जो मालवान है होता है। किसी यान की बाबत सकल यान भार, यानी कि जो ग्रोस व्हीकल वेट है, किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी बताता हूँ। सकल यान भार, सकल यान भार का मतलब होता है ग्रोस मोटर व्हीकल, ग्रोस मोटर व्हीकल जो वेट होता है, ग्रोस व्हीकल वेट, GVW। आपको यहाँ पर GVW की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो मैं इसकी नाम पूरी फुल फॉर्म बता देता हूँ। ग्रोस व्हीकल वेट, आपको इसकी फुल फॉर्म भी है, वो भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ, सकल यान भार किसे कहते हैं, ग्रोस व्हीकल वेट किसे कहते हैं। से यान का कुल भार, यहाँ पर कुल भार ध्यान रखना है, और उस यान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार द्वारा अनुज्ञेय रूप में प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार अभिप्रेत है। यानी वाहन का कुल भार जो कि अधिकतम भार वह ले जा सकता है, उसकी ओर ये इंडिकेट है, वो कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आप यहाँ पर बात करते हैं भारी माल यान किसे कहते हैं। प्रत्येक चीज़ का आप एक तो देखो, अभी हमने पढ़ा था केवल माल यान जो माल का परिवहन करता है। अब यहाँ पर आ गया भारी माल यान, यानी हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल यानी कि भारी मालवान से अभिप्रेत है ऐसा कोई माल यान जिसका सकल यान भार, या ऐसा ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें किसी लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है। 12,000 किलोग्राम से जिसका वजन अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, भारी मालवान है वो कहते हैं। यानी कि जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक होगा उसे हम भारी मालवान कहते हैं। दूसरी भाषा में बात करूं तो भारी मालवान लदान रहित 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है उसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक और मिलती जुलती परिभाषा, भारी यात्री मोटरयान। अभी हमने पढ़ा था भारी माल यान, अब हम पढ़ रहे हैं भारी यात्री मोटरयान। तो इनमें दोनों में आपको अंतर करना है। भारी यात्री मोटरयान में बस फर्क इतना है कि इसमें केवल यात्री परिवहन कर सकते हैं। हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल इसका इंग्लिश में नाम है HPMV, इसकी फॉर्म भी पूछी जा सकती है, HPMV से अभिप्रेत ऐसा कोई लोक सेवायान या प्राइवेट सेवायान या शिक्षा संस्था बस, कोई बस जिसका सकल यान भार, या ऐसी मोटर कार जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है उसे हम भारी यात्री मोटरयान के नाम से जानते हैं। अर्थात हम बात करें तो भारी मोटरयान का मतलब क्या होता है, लदान रहित भार कितना होगा, 12,000 किलोग्राम से अधिक होगा। अब हम बात करते हैं असक्त यात्री गाड़ी। असक्त यात्री गाड़ी जिसे हम इनवैलिड कैरीज भी बोलते हैं, इसका नाम अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया है, मैं अभी आपको बताऊंगा। इनवैलिड कैरीज से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत जो किसी शारीरिक खराबी या निःशक्तता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए विशेष रूप से परिकल्पित या निर्मित है, केवल अनुकूलित नहीं है, और जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके लिए ही किया जाता है। यानी कि अगर कोई वाहन खराब हो गया है, उस वाहन को ले जाने के लिए, या कोई विकलांग व्यक्ति होता है, उनके लिए जो विशेष प्रकार के जो यान बनाए जाते हैं उन्हें हम असक्त यात्री गाड़ी या इनवैलिड कैरीज के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई मोटर व्हीकल है, खराब हो गया है, उसे किसी दूसरे वाहन के अंदर डालकर ले जा रहे हैं, उसके लिए जो वाहन निर्मित किया गया है उसे भी आप असक्त यात्री गाड़ी के नाम से जान सकते हैं। असक्त यात्री गाड़ी विकलांग या बीमार या पीड़ित व्यक्ति हेतु बनाई जाती है, इस बात का ध्यान रखें। इसका नाम
अडेप्टेड व्हीकल कर दिया गया है, यानी कि अनुकूलित वाहन या रूपांतरित यान इसका नाम है, कर दिया गया है। कई सारे नाम इसके हैं, फिर से देखें। अशक्त यात्री गाड़ी, पहले इसका नाम इनवैलिड कैरिज था, जो विकलांग, बीमार या पीड़ित व्यक्ति के लिए बनाई जाती है। इसका नाम अब एडेप्टेड व्हीकल कर दिया गया है। हिंदी में इसे अनुकूलित यान या रूपांतरित यान भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें विकलांग व्यक्ति के वाहन को कुछ अलग व्यवस्था के साथ बनाया जाता है, इसीलिए इसे इनवैलिड कैरिज है वो कहा जाता है। क्योंकि जो कंपनी होती है वो एक व्हीकल बनाती है, अब व्हीकल बनाती है वो मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम है उस नियमों के अनुसार बनाती है, लेकिन जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, उस वाहन में कुछ उपकरण अलग से बना देते हैं जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उल्लंघन होता है। तो उल्लंघन होता है तो इसे हम इनवैलिड कैरिज के नाम से जानते हैं कि भी ये वैलिड नहीं है, लेकिन इस इनवैलिड कैरिज में जो व्हीकल होता है इसको भी मान्यता प्राप्त है। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। नाम से जैसा पता चल रहा है, सीखने के लिए जो लाइसेंस होता है शिक्षार्थी से, ऐसी अनुज्ञप्ति है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है और उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को शिक्षार्थी के रूप में कोई मोटरयान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्ण का मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अर्थात कहने का मतलब है शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति केवल वाहन सीखने के लिए चला सकते हैं। वो शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति है वो किसके लिए जारी की जाती है, जिस वाहन का नाम उसमें लिखा है केवल उसी वर्ग का वाहन आप सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर LMV का आपने लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस लिया है तो केवल LMV चला सकते हैं, HMV का लिया है तो HMV का चला सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। साथ ही वाहन में एक ट्रेनर बैठा हो जिसके पास अनुभव और खुद का लाइसेंस भी हो। वाहन के आगे और पीछे अंग्रेजी में L बना होना चाहिए। इसकी अवधि 6 माह तक होती है, इसके बाद ये स्वतः समाप्त हो जाता है। क्या? शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम परिभाषा नंबर 20 देखते हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी किसे कहते हैं? वह प्राधिकारी जो अध्याय 2 या अध्याय 3 के अधीन अनुज्ञप्ति देने के लिए सशक्त है, जो अनुज्ञापन कर सके यानी अनुज्ञप्ति दे सके, उसे हम अनुज्ञापन प्राधिकारी कहा जाता है। अब अध्याय 2 में लाइसेंस है और 3 में कंडक्टर का लाइसेंस है। अनुज्ञापन प्राधिकारी जो लाइसेंस जारी करता है, वाहन का पंजीकरण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुज्ञापन प्राधिकारी। अब हम 21 नंबर पे चलते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर परिभाषा है। हल्का मोटरयान यानी कि लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल से अभिप्रेत ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसमें से किसी का सकल यान भार या ऐसी मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का लदान रहित भार 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। यहाँ पर आपने अगर कुछ चीज़ ध्यान से देखी होगी तो आपने एक चीज़ गौर की होगी, मैं आपको बता देता हूँ, आपके ध्यान में नहीं आई तो। LMV किसे कहते हैं? एक तो होता है ग्रोस व्हीकल वेट GVW, एक होता है अनलेडन भार, अनलेडन भार, अनलेडन वेट WAIGST वेट। तो यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है? एक तो होता है ग्रोस व्हीकल वेट का तो मतलब है कोई ऐसा वाहन जो अधिकतम भार ले जा सकता हो, जो उसके RC में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें लिखा होता है कि ये वाहन अधिकतम इतना वजन ले जा सकता है, वो होता है ग्रोस व्हीकल वेट। एक होता है अनलेडन वेट यानी कि लदान रहित भार यानी खाली वजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप हल्का मोटरयान किसे कहेंगे इस बात का अब एक तो भी यहाँ पर बात आ गई कि भी सकल यान भार यानी कि वाहन जो अधिकतम वजन ले जा सकता है, एक बात आ गई लदान रहित भार यानी खाली वजन। तो अब यहाँ अधिकतम की बात करें या लदान रहित की बात करें, ये दोनों अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि जो परिवहन यान होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो आपको लदान रहित भार रखना है, लदान रहित। और जो मतलब कि यात्रियों के लिए परिवहन के लिए होता है उनको आपको सकल यान भार रखना है, यानी कि उनका आप ग्रोस व्हीकल वेट यानी कि जो अधिकतम वजन वो ले जा सकते हैं उसको हम सकल यान भार मतलब यहाँ पर गणना करेंगे। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप हल्के मोटरयान के लिए जो वजन कर रहे हैं कि 7,500 किलोग्राम वजन है, वो कौन सा वजन होगा? एक तो भाई भरा हुआ वजन होगा या खाली वजन होगा? तो हम कहते हैं कि जो यात्री परिवहन करते हैं उनका तो क्या होगा, उनका तो होगा GVW यानी ग्रोस व्हीकल वेट, अधिकतम सकल यान भार होगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, मोटर कार, ट्रैक्टर या रोड रोलर, तो ये क्या होगी, ये खाली वजन होगी। जैसे मैं बात करता हूं वो ट्रक है तो ट्रक का खाली वजन होगा, खाली वजन अगर इससे कम है तो वो हल्का मोटरयान कहलाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं हल्का मोटरयान। लाइट मोटर व्हीकल लदान रहित भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, उसे हल्का मोटरयान कहते हैं। अब बात करते हैं बहुत बार जहां से प्रश्न पूछा जाता है, मैक्सी कैब। एक होता है मोटर कैब, एक होता है मैक्सी कैब। इन दोनों में अंतर भी बताऊंगा मैं कैसे होता है। मैक्सी कैब बड़ी टैक्सी, हिंदी में कहते हैं बड़ी टैक्सी, मैक्सी कैब को बड़ी टैक्सी कहते हैं और मोटर कैब को मोटर टैक्सी कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अब नाम अगर आ सकता है बड़ी टैक्सी, नाम आ सकता है मोटर टैक्सी, नाम आ सकता है मैक्सी कैब, नाम आ सकता है मोटर कैब। तो आप इन नामों को समझें, यानी कि मोटर जो
मोटर कैब होती है उसे हम मोटर टैक्सी कहते हैं, और जो मैक्सी कैब होती है उसे हम बड़ी टैक्सी कहते हैं। तो जिसमें मोटर नाम आता है वो मोटर टैक्सी, जिसमें मैक्सी कैब आ रहा है वो बड़ी टैक्सी। मैक्सी का मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? बड़ी मैक्सिमम, तो यहाँ मैक्सी नाम आ रहा है, तो इस बात से आप इसको याद कर सकते हैं। मैक्सी कैब बड़ी टैक्सी से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर 6 से अधिक किंतु 12 से अनअधिक यात्रियों का जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है। यानी कि मैक्सी कैब के अंदर आप चालक के अतिरिक्त 6 से 12 यात्री बैठा सकते हैं। मोटर टैक्सी यानी कि मोटर कैब में चालक के अलावा अधिकतम 6 यात्री आप बैठा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मध्यम मालयान। मध्यम मालयान किसे कहते हैं? यानी कि मीडियम गुड्स व्हीकल, हल्के मोटरयान या भारी मालयान से भिन्न कोई माल वाहन जिसका वजन कहाँ से कहाँ तक हो, लदान रहित वजन 7,500 से 12,000 किलोग्राम के बीच में हो। तो आप समझ गए होंगे, एकदम सिंपल है। अब बात करते हैं हम मध्यम यात्री मोटरयान। मध्यम यात्री मोटरयान मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल से ऐसा कोई लोक सेवायान या प्राइवेट सेवायान या शिक्षण संस्था बस अभिप्रेत है जो मोटरसाइकिल, असक्त गाड़ी, हल्का मोटरयान या भारी यात्री मोटरयान से भिन्न होता है। इन 4 से अगर जो भिन्न है वो क्या होगा? मध्यम मालयान है। किसे? मोटरसाइकिल से, असक्त यात्री गाड़ी से, हल्के मोटरयान से और भारी मोटरयान से अगर कोई भिन्न है तो वो मध्यम मालवाहन होगा। मध्यम यात्री मोटरयान होगा। तो अब इसका वजन भी आप सभी को पता है कितना होता है, 7,500 से लेकर 12,000 किलोग्राम के बीच में होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं मोटर टैक्सी, जिसे हमने अभी मोटर कैब के नाम से जाना था। ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है जिसमें भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक 6 यात्रियों का जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मोटर टैक्सी में हम अधिकतम चालक के अलावा 6 यात्रियों को बैठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोटर कार किसे कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मोटर कार से परिवहन यान या बस, रोड रोलर या ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल या असक्त यात्री गाड़ी से भिन्न कोई मोटरयान अभिप्रेत है। इन वाहनों को छोड़ दो, बाकी जो बचेंगे वो मोटर कार कहलाएगा। अब इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। मोटर कार जिसका लदान रहित भार 750 किलोग्राम से कम हो और केवल पर्सनल कार्य में उपयोग की जाती हो उसे मोटर कार के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर मैंने लिखी है, यानी कि जिसका लदान रहित भार है वो 750 किलोग्राम से कम हो और केवल पर्सनल कार्यों के लिए आप उपयोग करते हैं उसे हम मोटर कार के नाम से जानते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अब मोटरसाइकिल आप सभी जानते हैं क्या होती है, फिर भी हम देख लेते हैं। मोटरसाइकिल से 2 पहियों वाला ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसमें मोटरयान से संलग्न एक अतिरिक्त पहिए वाली साइड कार जो पृथक की जा सकती है सम्मिलित है। यानी कि एक एक्स्ट्रा पहिया जिसमें होता है वो भी हो सकता है, 2 पहिए वाली गाड़ी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं मोटरयान किसे कहते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था मोटर कार, अब पढ़ते हैं मोटरयान। मोटर व्हीकल किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, मोटरयान वो होगा जो जिसमें इंजन लगा हो और वह उस इंजन की स्वयं की शक्ति से चलता हो। मोटरयान किसे कहते हैं? जिसमें मोटर लगी हो, किस काम के लिए? वाहन को घुमाने के लिए। मतलब कि वह वाहन जिसमें स्वयं का इंजन हो और वह इंजन वाहन को चला सकता हो उसे मोटरयान के नाम से जानते हैं। अब इसकी खुद की परिभाषा देखते हैं। मोटरयान या यान से कोई ऐसा यंत्र नोदित यान अभिप्रेत है। नोदित यानी खींचने वाला, जो सड़कों पर उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है, चाहे उसमें नोदन शक्ति किसी बाहरी स्रोत से यानी कि इंजन हो सकता है से संचालित की जाती हो या आंतरिक स्रोत से। इसके अंतर्गत चेचिस जिससे बाड़ी संलग्न नहीं है, ट्रेलर भी है किंतु इसके अंतर्गत पटरियों पर चलने वाला यान अथवा केवल कारखाने में या अन्य किसी सीमाबद्ध परिसर में उपयोग किए जाने के लिए अनुकूल बना लिया गया विशेष प्रकार का यान या 4 से कम पहियों वाला यान जिसमें 25 घन सेंटीमीटर से अधिक क्षमता वाला इंजन लगाया गया हो नहीं है। मोटरयान वो है जिसका पहली बात तो कैपेसिटी 25 सीसी से ज़्यादा का इंजन लगा हो। एक ऐसा यान जिसमें स्वयं का इंजन बनाया हो, स्वयं का इंजन की स्वयं की शक्ति से वो चलता है, जिसमें इंजन लगा हो वह मोटरयान है, वो कहलाता है। इस बात को आप बस इस प्रकार से सरल तरीके से इसे समझ सकते हैं। बस के बारे में बात करते हैं। बस ओमनी बस से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो 6 से अधिक यात्रियों का जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित किया गया है। यानी कि बस में आप कम से कम 6 व्यक्ति तो बैठाना ही पड़ेंगे, 6 से अधिक व्यक्तियों को आप इसमें बैठाते हैं, जिसे हम ओमनी बस के नाम से जानते हैं। बस ओमनी बस जो सार्वजनिक स्थानों पर 6 से अधिक यात्री का वाहन किराए पर करता है वह ओमनी बस कहलाता है, जिसमें यात्रियों से अलग अलग किराया भी वसूल किया जाता है। आप ये भी बात ध्यान रख सकते हैं। स्वामी की बात करते हैं। स्वामी कौन होता है? सभी को पता है। वाहन का जो मालिक होता है उसे हम स्वामी के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट परिभाषा देखते हैं। स्वामी वाहन वर्तमान में जिसके अधिकार क्षेत्र में हो वह या वाहन का जो मालिक है वह स्वामी कहलाता है।
अब हम 31 नंबर जो परिभाषा है हमारी वो देखते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा, अच्छी डेफिनेशन मैंने इसमें दी है। परमिट ऐसा परमिट अभिप्रेत है जो राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने या इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विहित प्राधिकारी ने किसी मोटर यान का परिवहन यान के रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुए दिया है। मतलब कि किसी वाहन को चलाने के लिए किसी अगर आरटीओ कार्यालय द्वारा कोई आपको इजाज़त दी गई है, वह परमिट होता है। परमिट के संबंध में सामान्य जानकारी हम देखते हैं। परमिट निजी वाहनों के अलावा सभी वाहन अपने कार्य के लिए परमिशन लेते हैं, परमिट कहलाता है। निजी वाहनों के अलावा सभी वाहन अपने कार्य के लिए परमिशन लेते हैं, वह परमिट कहलाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। जो पर्सनल व्हीकल होते हैं इनमें परमिट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। दूसरी बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि 3000 किलोग्राम तक के यान को परमिट की आवश्यकता नहीं होती। यह बात आपने कहीं पर भी अगर पहले देखी है तो मुझे आप चैलेंज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपने नहीं देखी, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। मैंने पूरा मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाया तब मुझे ये चीज़ें मिली है। इतना अच्छा कलेक्शन परमिट के संबंध में मैं यहाँ लेकर आया हूँ, आप देखते रह जाएंगे। प्राइवेट वाहनों जो कि चालक सहित 7 यात्री ले जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग केवल स्वयं या स्वयं के ऑफिस में कर्मचारी लाने ले जाने या अपने धंधे में काम लेगा, लेकिन अन्य जगह नहीं। प्राइवेट जो वाहन होते हैं उनके लिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि प्राइवेट वाहन कौन से होते हैं जो स्वयं के काम के लिए ही उपयोग होते हैं, उन्हें हम प्राइवेट यान बोल सकते हैं। और चालक सहित 7 यात्री वो ले जा सकता है। कितने यात्री? चालक सहित 7 यात्रियों को ले जा सकता है, जिनका उपयोग वो केवल या तो खुद के लिए, खुद के ऑफिस के कर्मचारियों के लिए कर सकता है, या खुद के धंधे में लगे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें लाने ले जाने के लिए कर सकता है। अब आगे पॉइंट देखते हैं। पर्यटक वाहन का परमिट 9 साल पुराने वाहन तक के लिए जारी किया जा सकता है। अगर कोई वाहन 9 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो अब उसको पर्यटक वाहन का जो लाइसेंस है वो जारी, परमिट है वो जारी नहीं किया जाएगा। अन्य वाहनों को केवल 8 साल पुराने होने तक के लिए जारी किया जाता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है कि एक जो कोई पर्यटक वाहन है उसके लिए परमिट कितनी साल पुराने होने तक जारी किया जा सकता है? 9 साल तक के लिए। पर्यटक वाहन के अतिरिक्त वाहन के लिए परमिट है वो 8 साल तक के लिए जारी किया जा सकता है। परमिट 1 साल के लिए जारी किया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। पर्यटक वाहन पर 25 सेंटीमीटर, यहां पर बहुत अच्छी ध्यान देने वाली जो बात है आपको ध्यान रखनी है। पर्यटक वाहन पर 25 सेंटीमीटर डायमीटर पर्यटक वाहन नाम दोनों साइड में लिखा होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर का डायमीटर का यानी 25 सेंटीमीटर चौड़ा जो आपका नाम है वो लिखा होना चाहिए। किस पर? पर्यटक वाहन पर। जो वाहन ऑल इंडिया परमिट हो तो नंबर प्लेट के ऊपर पीले रंग की पट्टी पर काले अक्षर में ऑल इंडिया परमिट लिखा होना जरूरी होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। जो ऑल इंडिया परमिट वाहन होते हैं उनमें जो आपका वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है वो आगे की प्लेट के ऊपर पीले रंग की पट्टी होगी और काले अक्षरों में ऑल इंडिया परमिट आपको लिखा होना जरूरी होगा। आगे देखते हैं। परमिट की उसकी समाप्ति के 15 दिन पहले तक की अवधि में रिन्यू करवा सकते हैं। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इसे रिन्यू कितने दिन पहले करवा सकते हैं। तो आप केवल 15 दिन पहले इसे रिन्यू है वो करवा सकते हैं। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले इसे आप रिन्यू करवा सकते हैं। किसे? परमिट को। आप बात करते हैं लाइसेंस की, तो लाइसेंस को आप कितने दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं? दोबारा से बताता हूं मैं, यहाँ पर परमिट की बात हो रही है, कुछ सेटिंग गड़बड़ क्यों हो रही पता नहीं। आप बात करते हैं परमिट की, तो परमिट को आप 15 दिन पहले रिन्यू करवा सकते हैं, 15 से पहले नहीं करवा सकते। लाइसेंस की बात करते हैं 30 दिन पहले करवा सकते हैं, 30 दिन से ज़्यादा पहले आप नहीं करवा सकते। वाहन की आरसी की बात करें तो आप 60 दिन से पहले इसे नहीं करवा सकते, यानी कि 2 माह से अधिक पहले आप इसे रिन्यू नहीं करवा सकते। ऐसा कुछ नियम होता है। अब वाहन इंश्योरेंस की बात करते हैं, बीमा की बात करते हैं, तो बीमा को आप 30 दिन से अधिक पहले आप इसे रिन्यू नहीं करवा सकते। तो चारों फैक्ट आप याद कर लेना। बहुत अच्छे फैक्ट यहाँ पर मैंने रखे हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। आगे देखते हैं। परमिट की उसकी समाप्ति के, सेटिंग गड़बड़ हो रही है कुछ। परमिट की उसकी समाप्ति के 15 दिन पहले तक की अवधि में रिन्यू करवाया जा सकता है। परमिट समाप्ति के बाद 1 दिन भी वाहन नहीं चलाया जा सकता। परमिट जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद आप वाहन नहीं चला सकते जहां पर आपको मना किया गया है। अब आगे लिखा है, कुछ गड़बड़ तो इसमें हो रही है, ठीक है, देखते हैं लेकिन क्या गड़बड़ है। AITP या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले वाहनों में प्राथमिक उपचार और आग बुझाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आज हमने परमिट के बारे में क्या क्या जानकारी ली
कि भी परमिट किसे कहते हैं, जो निजी वाहनों के अलावा जो मतलब कि सभी वाहनों के लिए जो परमिशन होती है परमिट कहलाता है। 3000 से कम वजन वालों के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती। प्राइवेट वाहन जो 7 यात्री तक ले जाते हैं उनके लिए भी नहीं होती, उनके लिए प्राइवेट जो परमिट है वो जारी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आवश्यकता तो होती है, लेकिन उनके लिए प्राइवेट जो परमिट होता है वो जारी किया जाता है अलग से। अब मैं बात करता हूँ पर्यटक जो वाहन होते हैं उनके लिए 9 साल तक के लिए जारी किया जा सकता है परमिट। अन्य वाहनों के लिए 8 साल पुराने होने तक जारी किया जा सकता है। परमिट 1 साल के लिए जारी किया जाता है। चेंज करता हूँ मैं इस पेन की। और पर्यटक वाहन है वो 25 सेंटीमीटर डायमीटर चौड़ा लिखा होना जरूरी है, साइड दोनों साइडों में लिखा हो। ऑल इंडिया परमिट वाले वाहनों पर पीले रंग की पट्टी पर काले अक्षरों में ऑल इंडिया परमिट नाम है वो लिखा होना चाहिए। कहाँ पर? आरसी जो प्लेट होती है, आरसी प्लेट के ऊपर आपको ये प्लेट लगानी है, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करता हूँ, परमिट को उसकी समाप्ति के 15 दिन पहले तक की अवधि में रिन्यू करवा सकते हैं। परमिट समाप्ति के बाद 1 दिन भी वाहन नहीं चलाया जा सकता। और AITP यानी कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले वाहनों पर प्राथमिक उपचार पेटी होनी चाहिए आग बुझाने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ विहित किसे कहते हैं। विहित यानी होता है प्रिस्क्राइब्ड। किसी चीज़ के लिए आप अगर उसमें उसको विहित करते हैं, यानी कोई मोटर वाहन है उसे माल ढोने के लिए विहित करते हैं, कोई यात्री वाहन है उसे वाहन यात्री ढोने के लिए विहित करते हैं कि ये काम है, इस कार्य के लिए इस वाहन का निर्माण किया गया, उसे विहित करना कहते हैं। प्राइवेट सेवायान किसे कहते हैं इसके बारे में अब जानेंगे हम। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेवायान। तो ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो 6 से अधिक व्यक्तियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित, अनुकूलित और साधारणतः ऐसे यान के स्वामी द्वारा उसकी ओर से भाड़े, पारिश्रमिक से अन्यथा उसके व्यापार या कारोबार के लिए उसके संबंध में व्यक्तियों का वहन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, किंतु उसमें लोक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मोटरयान नहीं है। यानी कि प्राइवेट सेवायान, अभी मैंने पहले भी बता दिया था कि ऐसा यान जो ड्राइवर प्लस 6+1 ड्राइवर 7 व्यक्ति को ढो सकता है, जिनका प्रयोग या तो स्वयं के लिए या स्वयं के उद्योग धंधों के लिए, स्वयं के काम के लिए, स्वयं के उद्योग धंधों में कर्मचारियों के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक जो लोग होते हैं, पब्लिक सर्विस के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे हम प्राइवेट सेवायान कहते हैं। इसके संबंध में कुछ फैक्ट मैंने लिखे हैं। प्राइवेट सेवायान यानी कि ड्राइवर के अलावा 6 से अधिक यात्री का परिवहन। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, मैंने एक तो बताया कि प्राइवेट यान होता है, दोनों में अंतर समझे। एक तो होता है प्राइवेट व्हीकल, एक होता है प्राइवेट सर्विस व्हीकल, जो अभी हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? यानी इन दोनों में फ़र्क है, यानी कि एक तो होता है प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल में आप ड्राइवर प्लस 1 यानी कि 6+1 बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें आप 6 से अधिक व्यक्ति बैठा सकते हैं। किसमें? PSV में 6 से अधिक। दोनों का इस्तेमाल है, आप किस प्रकार से कर सकते हैं देख सकते हैं। प्राइवेट सेवायान का मतलब होता है अपने उद्योग धंधों में काम करवाना, अपने वाहन को इस्तेमाल है करना। तो यहाँ पर और इसकी डेफिनेशन दी गई है, प्राइवेट सेवायान यानी कि प्राइवेट सर्विस व्हीकल, ड्राइवर के अलावा 6 से अधिक यात्री का परिवहन किया जा सकता है। ध्यान रहे, प्राइवेट वाहन में केवल ड्राइवर के अलावा 6 व्यक्ति है वो बैठ सकते हैं। ध्यान रहे, प्राइवेट वाहनों का उपयोग केवल स्वयं के बिजनेस में या धंधे में लगे मजदूर या लोगों के लिए लाने ले जाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेस के बारे में। तो सभी जानते हैं, ऐसी सड़क, गली, मार्ग या अन्य स्थान, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, अभिप्रेत है जिस पर जनता को पहुंच का अधिकार प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा स्थान या अड्डा भी है जहां पर मंजिली गाड़ी द्वारा यात्रियों को चढ़ाया या उतारा जाता है, जिसे हम स्टेशन कहते हैं, जहां पर हर कोई व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, उसे हम सार्वजनिक स्थान है वो कहते हैं। सार्वजनिक सेवायान, इसके बारे में देखते हैं। पब्लिक सर्विस व्हीकल, अभी हमने पढ़ा था प्राइवेट सर्विस व्हीकल, अब है सार्वजनिक सेवा व्हीकल। ठीक है, जो पब्लिक ये सार्वजनिक सेवा वाहन है, इसमें हम किसी दूसरे व्यक्तियों को भी बैठा सकते हैं, यात्रियों का परिवहन कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सर्विस व्हीकल था उसमें हम केवल अपने उद्योग धंधों में जो काम करते हैं मजदूर या कर्मचारी, उनका ही वहन कर सकते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक सेवायान है यानी कि पब्लिक सर्विस व्हीकल, तो इसमें किसको वहन कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर नाम आ रहा है सर्विस। सर्विस का मतलब ही होता है कि आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, कैसी? यात्रियों की सेवा दे रहे हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना, पब्लिक सर्विस यानी कि पब्लिक के लिए जो सर्विस का काम है वो व्हीकल करता है, उसमें हम यात्रियों का वहन है वो करते हैं। तो जिसका हम भाड़े या पारिश्रमिक पर किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक सेवायान। दोबारा से देखते हैं, जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है, जिससे उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है। इसके अंतर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी, ठेका गाड़ी, मंजिली गाड़ी भी शामिल हो सकती है। किसमें? सार्वजनिक सेवा वाहन में। अब हम आगे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पर, रजिस्ट्रीकृत धुरी बार, रजिस्टर्ड एक्सल वेट। एक तो था केवल एक्सल वेट, एक तो था एक्सल वेट, और यहाँ आया है रजिस्ट्रीकृत एक्सल वेट।
से किसी यान की धुरी के संबंध में धुरी भार अभिप्रेत है जिसकी बाबत रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत किया जाता है कि वह उस धुरी के लिए अनुज्ञेय धुरी भार है। अर्थात हम सरल भाषा में देखें तो आप कह सकते हैं कि वाहन के लिए अधिकतम वैलिड भार जो है ले जा सकता है, जो कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिख कर दिया जाता है कि भी आप 20 क्विंटल वजन ले जा सकते हैं अधिकतम। तो ये क्या होता है? रजिस्ट्रीकृत धुरी भार। क्या होता है? रजिस्ट्रीकृत धुरी भार। आगे हम देखते हैं नंबर 37, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी। तो ये सभी जानते हैं जो मतलब मोटर यानों के रजिस्टर करने के लिए सशक्त होता है, यानी वाहनों का जो पंजीकरण कर सकता है, रजिस्टर करने के लिए सशक्त यानी शक्ति रखता है, वो रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी होता है। मार्ग के बारे में बात करें तो मार्ग भी आप जानते होंगे, मार्ग किसे कहते हैं? मार्ग को हम अंग्रेजी में रूट कहते हैं। रूट से यात्रा का वह पथ अभिप्रेत है जिसकी बाबत वह यह निर्दिष्ट है कि वह ऐसा राजमार्ग है जिसमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मोटरयान आ जा सकता है, ऐसा मार्ग से अभिप्रेत है, जिसके दो छोर होते हैं। मतलब कैसी कहने की बात ये है। अब देखते हैं अर्ध ट्रेलर के बारे में। अंग्रेजी में कहते हैं सेमी ट्रेलर। ट्रेलर से भी एक तो होता है ट्रेलर, मैंने बताया था, एक तो होता है ट्रेलर, दोबारा से बताता हूँ मैं, एक तो होता है ट्रेलर, एक होता है सेमी ट्रेलर। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसके पास में क्या है? एक्सल है वो स्वयं की होती है, दोनों एक्सल आगे और पीछे दोनों स्वयं की होती है। इसमें एक एक्सल स्वयं की होती है और एक एक्सल है वो आगे मतलब कि स्टैंड पर खड़ा रहता है, और ट्रेलर जो ट्रैक्टर होता है उस पर इसको है मतलब कि जोड़ा जाता है। मतलब कि इसके पास में स्वयं की एक ही एक्सल होती है। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सल स्वयं का मतलब क्या हुआ, यानी ये ट्रेलर है, यहाँ पर इसके पहिए हैं, यहाँ पर भी पहिए हैं, एक यहाँ पर भी पहिए हैं। तो यहाँ पर जो एक्सल होगी ये इन दोनों पहियों को जोड़ने का काम करेगी। एक एक्सल ये हो गई, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। तो इसमें क्या है? ये अपनी स्वयं की एक्सल पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हुक हो जाएगा जहाँ से ट्रैक्टर से जोड़ के इसको खींच लिया जाएगा। तो ये तो हो गया ट्रेलर। अब हम इसमें बात करें यानी कि इस एक एक्सल को हटा दिया जाए, ये केवल दो एक्सल यहाँ पर है, आगे से यहाँ पर एक स्टैंड लगा दिया गया है केवल, जो कि यहाँ से जो ट्रैक्टर जुड़ेगा उससे जोड़ने पर ये इसके साथ में इसके ऊपर टच हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम कहते हैं सेमी ट्रेलर, यानी कि जिसके पास में सभी एक्सल स्वयं की एक्सल न हो, उसे हमें अर्ध ट्रेलर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा देखते हैं। अर्ध ट्रेलर सेमी ट्रेलर से भिन्न कोई ऐसा यान अभिप्रेत है जो यंत्र नोदित नहीं है, यानी कि नोदी स्वयं है वो खींचने वाला नहीं है, और जो किसी मोटरयान से संयोजित किए जाने के लिए आसित है, यानी किसी मोटरयान से जोड़कर खींचा जाता है, तथा जो इस प्रकार निर्मित है कि उसका एक प्रभाग उस मोटरयान के ऊपर है, यानी उसके स्वयं की एक्सल नहीं है, जो इसे खींचेगा उसके ऊपर उसका एक भाग है वो लादा जाएगा, उसके भार का एक प्रभाग उस मोटरयान द्वारा वहन किया जाएगा, यानी कि आगे से वो मोटरयान के ऊपर टिक जाएगी और पीछे से वह स्वयं की एक्सल पर टिकी रहेगी। तो ये होता है अर्ध ट्रेलर। तो अब हम इसके बारे में कुछ अलग फैक्ट पढ़ते हैं। अर्ध ट्रेलर यानी सेमी ट्रेलर जो किसी अन्य इंजन या वाहन द्वारा खींचा जाता है, किसी अन्य वाहन के पीछे जुड़कर कार्य करता हो, या जिसके पास खुद का इंजन नहीं हो। ध्यान रहे, ट्रेलर के पास भी खुद का इंजन नहीं होता। अर्ध ट्रेलर के केवल पीछे की एक्सल स्वयं की होती है, जबकि ट्रेलर के आगे और पीछे दोनों एक्सल स्वयं की होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप समझ गए होंगे भी ट्रेलर और सेमी ट्रेलर में क्या फ़र्क होता है। अब हम बात करते हैं मंजिली गाड़ी स्टेज कैरिज के बारे में। सभी को पता है मंजिली गाड़ी हमेशा यात्रियों का परिवहन करने के लिए होती है। ऐसा मोटरयान अभिप्रेत जो भाड़े या पारिश्रमिक पर 6 से अधिक यात्रियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, पूरी यात्रा अथवा यात्रा की मंजिलों तक के लिए अलग अलग यात्रियों द्वारा उनकी ओर से दिए गए अलग अलग किराए पर वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। कहने का मतलब है मंजिली गाड़ी स्टेज कैरिज जिसमें यात्री बैठकर यात्रा करते हैं, चालक के अलावा 6 से अधिक यात्री बैठते हैं, सबका अलग अलग किराया होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। 3 ही बातें हैं, 6 से अधिक यात्री जिसमें चालक शामिल नहीं होता, केवल यात्री बैठते हैं और सबका अलग अलग किराया है वो लिया जाता है, मंजिली गाड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है। ये हमारे काम की नहीं है। राज्य परिवहन उपक्रम के संबंध में हम यहाँ पर बात करते हैं। राज्य परिवहन उपक्रम क्या होता है? ऐसा कोई उपक्रम अभिप्रेत जो जहाँ सड़क परिवहन सेवा की व्यवस्था करता है, जहाँ ऐसा उपक्रम निम्नलिखित द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि राज्य परिवहन उपक्रम है, जिसे राजस्थान रोडवेज हो गया, हरियाणा रोडवेज हो गया, तो इन्हें हम राज्य परिवहन उपक्रम के नाम से जानते हैं, जो परिवहन की सारी व्यवस्थाएं हैं वो करता है। आगे देखते हैं पर्यटन यान। पर्यटन यान किसे कहते हैं? वैसे पर्यटन के यान के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है।
तो टूरिस्ट व्हीकल ऐसा ठेका गाड़ी अभिप्रेत है जो उन विनिर्देशों के अनुसार निर्मित या अनुकूलित या सज्जित या अनुरक्षित है जिन्हें इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए। मतलब कि जैसा कहा जाए वैसा वाहन बनाया गया है। किसके अनुसार? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार। पर्यटन यान टूरिस्ट व्हीकल सफ़ेद कलर में होता है। टूरिस्ट व्हीकल नाम उस पर लिखा होता है, केवल फिक्स यात्री फिक्स किराए पर है वो चलता है। दूसरी बात, जो पर्यटन यान होता है टूरिस्ट व्हीकल, इसको 9 साल तक के लिए परमिट है वो जारी किया जा सकता है। परमिट है वो 1 साल के लिए जारी किया जाता है। परमिट को 15 दिन पहले है वो रिन्यू करवाया जा सकता है। परमिट जो पर्यटक यान होते हैं, पर्यटक यान पर जो टूरिस्ट व्हीकल नाम होता है वो 25 सेंटीमीटर डायमीटर के लिखा होना जरूरी होता है। और ये पर्यटक यान किस कलर में होते हैं? सफ़ेद कलर में होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान है वो रखना है। दूसरी बात, अब आगे हम देखते हैं ट्रैक्टर के संबंध में। ट्रैक्टर क्या होता है? ट्रैक्टर ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो स्वयं नोदन के प्रयोजन के लिए काम में आने वाला उपस्कर से भिन्न, कोई भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं है, किंतु उसके अंतर्गत रोड रोलर है वो नहीं है। आप देख सकते हैं, देखो मोटर व्हीकल एक्ट में कितनी हार्ड परिभाषा दी गई। अब मेरी ओर से परिभाषा जो देख ले, ट्रैक्टर जो किसी नोदन यानी खींचने के लिए काम आता है वो ट्रैक्टर कहलाता है। बस सीधी सी बात यह है। 45 नंबर हम देखते हैं यातायात संकेत। सभी जानते हैं क्या होता है। सभी संकेत, चेतावनी संकेत, स्तंभ, दिशा सूचक स्तंभ, सड़कों पर चिन्हांकन या अन्य युक्तियां जो मोटर यानों के ड्राइवरों की जानकारी, मार्गदर्शन, निर्देशन के लिए होते हैं, यातायात संकेत कहलाते हैं। ट्रेलर किसे कहते हैं? अर्ध ट्रेलर और साइड कार से भिन्न कोई ऐसा यान जो मोटर यान के द्वारा खींचा जाता है अथवा खींचे जाने के लिए आसित होता है। यानी कि दोबारा से बता देता हूं मैं, ट्रेलर को भी अलग से खींचा जाता है, अर्ध ट्रेलर को भी अलग से खींचा जाता है। इसके पास में स्वयं की एक्सल एक होती है, इसके पास में जो एक्सल होती है स्वयं की, दोनों एक्सल स्वयं की होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। परिवहन यान किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसे कहते हैं? इस बात को समझें। कोई सार्वजनिक सेवायान, माल वाहन, शिक्षा संस्थान, बस या प्राइवेट सेवायान अभिप्रेत है। अर्थात हम इसको सरल भाषा में देखें, परिवहन यान जो वाहन सार्वजनिक रूप से काम आता हो, सभी के लिए, कोई भी ले जा सकता है किराए पर, भाड़े पर, उसे परिवहन यान कहा जाता है। अर्थात सार्वजनिक का अर्थ है इससे वाहन का उपयोग आम नागरिक अर्थात कोई भी किराए या भाड़े पर काम ले सकता है, परिवहन यान है कहलाता है। अब लदान रहित भार अनलेडन वेट बात करते हैं। इसे यान या ट्रेलर का ऐसे सभी उपस्कर सहित भार अभिप्रेत है जिसका उपयोग मामूली तौर पर यान या ट्रेलर के चालू होने पर किया जाता है, किंतु उसमें ड्राइवर या परिचालक का भार सम्मिलित नहीं है, तथा जहां आनुकल्पिक पुर्जों या बाड़ी का उपयोग है वो किया जाता है। अब इसके संबंध में लदान रहित भार की मैं स्पष्ट व्याख्या कर देता हूँ। लदान रहित भार क्या होता है? अनलेडन वेट अंग्रेजी में कहते हैं खाली वाहन में ड्राइवर व परिचालक के वजन को छोड़कर वाहन के अंदर काम आने वाले सभी औजार इसमें शामिल होते हैं, उसका जो भार होता है लदान रहित भार कहलाता है। यानी खाली वजन जिसमें उसके उपकरण औजार शामिल होते हैं लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर उसमें शामिल नहीं होते, उसे लदान रहित भार या अनलेडन वेट है वो कहा जाता है। अब 49 नंबर जो परिभाषा देखते हैं हम, भार किसे कहते हैं? भार से यान के पहियों द्वारा उस भूतल पर जिस पर यान टिका हुआ है उस समय संचरित किया जाने वाला कुल भार, अर्थात हम कह सकते हैं किसी समय वाहन का कुल वजन जो पहियों पर रहता है वह भार कहलाता है। अब हम आज की बात करते हैं ई रिक्शा या ई गाड़ी के बारे में। तो धारा 7 की उपधारा 1 के परंतुक और धारा 9 की उपधारा 10 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध में ई गाड़ी ई रिक्शा को लागू होंगे। अब इसकी साधारण परिभाषा के बारे में मैं बात करता हूँ। भाड़े या पारिश्रमिक या माल व यात्रियों को ढोने के लिए निर्मित वाहन जो 4000 वाट तक की बैटरी से संचालित होता हो, ई रिक्शा या ई गाड़ी के रूप में जाना जाएगा। ई रिक्शा के लिए हल्के मोटर वाहन यानी कि LMV वाला चालक भी इसे उपयोग में ले सकता है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है 4000 वाट की जो बैटरी तक के जो वाहन संचालित होते हैं उन्हें हम ई रिक्शा या ई गाड़ी के नाम से जान सकते हैं। अब मैं पूरा रिवीजन करता हूँ जो आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं हल्का मोटरयान लदान रहित भार 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। मध्यम मालयान जिसका लदान रहित वाहन जो वजन है वो कहाँ से कहाँ तक है 7500 से 12000 किलोग्राम के बीच में। भारी मालवाहन किसे कहते हैं? हेवी गुड्स व्हीकल अंग्रेजी में नाम है। लदान रहित भार 12000 किलोग्राम से अधिक होता है। आगे भारी यात्री मोटरयान हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल यानी लदान रहित भार 12000 किलोग्राम से अधिक होता है। केवल यात्री का परिवहन होता है। भारी मालवाहन में केवल माल का परिवहन होता है। अब देखो यहाँ पर है जो मालयान होगा इसमें यात्री नहीं बैठ सकता, जो यात्री होगा इसमें माल नहीं बैठा सकते आप। अब हम बात करते हैं मैक्सी कैब के बारे में। मैक्सी का नाम बड़ी टैक्सी होता है, चालक के अलावा 6 से 12 यात्री। मोटर टैक्सी
मोटर कैब भी कहते हैं, चालक के अलावा 6 यात्री अधिकतम बैठ सकते हैं। मोटर कार किसे कहते हैं, आप इन तीनों में अंतर कर सकते हैं। मैक्सी कैब, मोटर कैब और मोटर कार। मोटर कार यानी जिसका लदान रहित भार 750 किलोग्राम से कम हो और केवल पर्सनल कार्यों के लिए काम आए, वो मोटर कार के नाम से जानी जाती है। मोटर यान किसे कहते हैं, जिसमें इंजन लगा हो, स्वयं की शक्ति से चलता हो। आप इसमें फिर से अंतर करें, मोटर यान जिसमें इंजन लगा हो, स्वयं की शक्ति से चलता हो, मोटर यान। मोटर कार जो पर्सनल केयर के लिए काम आती हो, जिसका वजन 750 किलोग्राम से कम हो। तो मोटर कार, मोटर यान में अंतर आपको समझना है। प्राइवेट सेवायान किसे कहते हैं, प्राइवेट सर्विस व्हीकल अंग्रेजी नाम। ड्राइवर के अलावा 6 से अधिक यात्री का परिवहन इसमें किया जा सकता है। ध्यान रहे, प्राइवेट वाहन में केवल ड्राइवर के अलावा अधिकतम 6 लोग बैठ सकते हैं। तो प्राइवेट वाहन और प्राइवेट सेवा वाहन में काफ़ी अंतर है। एक में 6 अधिकतम होते हैं, एक में 6 से अधिक होते हैं। दोनों में ड्राइवर शामिल नहीं, इस बात का ध्यान रखें। मंजिली गाड़ी के बारे में बात करें, स्टेज कैरिज कहते हैं जिसमें यात्री बैठकर यात्रा करते हैं, 6 से अधिक यात्री इसमें बैठ सकते हैं। पर्यटन यान की बात करते हैं, टूरिस्ट व्हीकल इसे अंग्रेजी में कहते हैं, सफ़ेद कलर में होता है। टूरिस्ट व्हीकल नाम लिखा होता है, केवल फिक्स यात्री या किराए पर है वो चलाया जाता है। सकल यान भार की बात करता हूँ मैं, तो सकल यान भार यानी कि इसका जो ग्रोस व्हीकल वेट होता है, जो इसके रजिस्ट्रीकरण जो प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय होता है, वह सकल यान भार कहलाता है। अशक्त यात्री गाड़ी जिसे हम इनवैलिड कैरिज कहते हैं, विकलांग, बीमार या पीड़ित व्यक्ति के लिए होता है। इसे अब हम रूपांतरित यान या अनुकूलित यान या अडेप्टेड व्हीकल भी हम इसे कह सकते हैं। रजिस्ट्रीकृत धुरी भार किसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में हम रजिस्टर्ड एक्सल वेट कहते हैं। वाहन के लिए अधिकतम वैलिड भार जो है ले जा सकता है, रजिस्ट्रीकृत धुरी भार कहलाता है। अब केवल भार की बात करते हैं हम, तो भार किसे कहते हैं, किसी समय वाहन का कुल वजन है जो पहियों पर रहता है वो भार कहलाता है। धुरी भार किसे कहते हैं, जो एक्सल के साथ जुड़े पहियों पर जो भार हो उसे हम धुरी भार है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने संपूर्ण प्रकार की जानकारी है इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। जितनी प्रकार की डेफिनेशन हो सकती है वो सारी की सारी हमने आज सीखी है। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा जो ड्राइवर कोर्स है वो परचेज नहीं किया है तो आप ड्राइवर कोर्स से परचेज कर सकते हैं और उसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं और ई बुक, जितनी भी ई बुक हमारे पास में सारी की सारी वहाँ पर आपको मिलती है। लगभग आपको 12 PDF वहाँ पर आपको मिलती है। साथ में इस कोर्स में आपको ओल्ड जो पेपर होते हैं उनकी PDF जी भी है, विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड होती है। तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारा स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास में हमने एक बुक लॉन्च की है। बुक का जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, विषय विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ उस बुक में कौन कौन से टॉपिक आपको मिलते हैं, यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं। सारे टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। ये बुक जिन्होंने कोर्स ले लिया है उनको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको मिल जाएगा। साथ में ही स्टडी एट होम पर क्या क्या उपलब्ध है, ई बुक उपलब्ध है, 90 टॉपिक वाली कंप्लीट सिलेबस है, टेस्ट सीरीज मिलती है आपको, 50 मॉडल पेपर मिलते हैं, कंप्लीट कोर्स आपको डीपी ड्राइवर का यहाँ पर मिलता है। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, हिंदी में ये रहेगा 10 बुक्स कॉम्बो पैक, अब इसको हमने 12 कर दिया है। 50 प्रैक्टिस सेट हमने इसमें आपको अवेलेबल करवाए हैं। 25 मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ में दिए हैं। ऑल टॉपिक रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिए गए हैं। इसके साथ में हमने दोस्तों ओल्ड ड्राइवर PDF है वो भी आपको इंक्लूड कर दी है इसमें टेस्ट में, तो सॉरी कोर्स में, तो आप ये भी ले सकते हैं। आपको ये कैसे लेना है, सबसे पहले स्टडी एट होम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है और कोर्सेस में जाना है। बुक्स के नाम देखें, डिस्क्रिप्शन देखें, बाय नाउ पे क्लिक करें, पेमेंट करें और वापस से पेमेंट करने के बाद में गो टू होम पे जाएँ, फिर से कोर्स में जाओगे तो कोर्स ओपन हो जाएगा। आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली दोस्तों हम डेली ड्राइवर क्विज है वो जो हम लेते हैं, तो आप उसका लाभ दे सकते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के पास में सेंड कर सकते हैं। ये मैं आशा करता हूँ आपके पास में जितने भी ग्रुप है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड है, वो दोस्तों आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जितने भी ग्रुप आपके मोबाइल में हैं उन सब में इस वीडियो का लिंक वो भेजोगे। जो मेरे भी ग्रुप है उनमें भी आप भेज सकते हैं। तो मैं आज ये देखूंगा कि आप किन किन दोस्तों को आप ये वीडियो भेजते हैं और कौन कौन जो दोस्त है जो मेरे इस काम में मेरी सहायता करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।